नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 9 अप्रैल 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का नक्सलिज्म की चुनौती से संबंधित। दूसरा आर्टिकल दूसरा आर्टिकल हिंदू का डिस्कस करेंगे। कल का जो ट्रांसजेंडर से संबंधित आर्टिकल हमारा डिस्कस करना बाकी था। तीसरा आर्टिकल हम हिंदू का डिस्कस करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर से संबंधित। पॉइंट्स देखो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नए हैं, आपने कभी ऐसे पॉइंट्स डिस्कस नहीं किए होंगे, लेकिन एक प्रकार से आपका रिवीजन होगा। अदरवाइज तो इस आर्टिकल में जनरल पॉइंट्स निकल के आते हैं जो काफ़ी बार आपने पढ़े भी होंगे, बट डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नक्सलाइट्स के अगेंस्ट स्ट्रेटजी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। कंटेक्स्ट क्या है? हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में नक्सलाइट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 22 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए। इस घटना से देखो एक बात ये प्रतीत होती है कि नक्सलिज्म अभी भी इंडिया की एक बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इसे कम करके आंकना उचित नहीं होगा। वैसे तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी इस घटना की, लेकिन प्रारंभिक जांच से ये पता लगता है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में एक हिल है जिसका नाम है तेकुलुगुडाम हिल। यहाँ पर यू शेप का ट्रैप बिछाया गया माओइस्ट के द्वारा। जैसे शुरुआत में सिक्योरिटी फोर्सेस को जंगल के अंदर अंदर आने दिया गया, लेकिन बाद में उनको इस प्रकार के यू ट्रैप में फंसा के चारों तरफ से फायरिंग की गई। देखो, वैसे तो माओइस्ट संबंधित जो अटैक्स हैं पिछले कुछ सालों में कम हुए हैं। आप ये ग्राफ देख लीजिए, 2009 के बाद से ही ट्रेंड इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं ये एक प्रकार से नक्सलाइट्स का स्ट्रेटेजिकली रिट्रीट भी हो सकता है कि थोड़ा सा जानबूझ के पीछा हटा जाए और अपने आप को फिर से मजबूत करके फिर से फोर्सेस को मोबिलाइज करके इस इंसर्जेंसी को आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए राइटर कहते हैं देखो, अटैक्स में जब कमी आई तो उसके बाद देखा गया कुछ राज्यों में जो फोर्सेस हैं कॉम्प्लेसेंट हो गई। लगने लगा कि अब नक्सलिज्म की जो चुनौती है वो कम हो गई है। बट ये घटना फिर से एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि सरकार, ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स मिल के इस थ्रेट को एनालाइज करें कि आखिरकार इतने साल बाद भी हम माओइज्म को पूरी तरह से ख़त्म करने में सफल क्यों नहीं हो पाए हैं। रीजंस क्या हैं? देखो, आपको एक बात लगी होगी कि सरकार के पास तो सब कुछ होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, फिर भी माओइस्ट के अटैक में इतने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहीदी कैसे हो जाती है। देखो, 5 रीजंस बताए जाते हैं जिसकी वजह से माओइस्ट गुरिल्ला वारफेयर में या फिर जंगल में स्ट्रोंग हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इनके पास एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है। जो लोकल गांव वाले हैं इनका साथ देते हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हर एक मूवमेंट के बारे में नक्सलाइट्स को जानकारी देते रहते हैं। दूसरा, माओइस्ट में क्या होता है, लोकल कमांडर्स को पूरी आज़ादी दी जाती है ऑपरेशन चलाने की। अब देखो, सिक्योरिटी एजेंसीज कैसे काम करती हैं, पूरी हायरार्की होती है और लोकल लेवल पे ऑफिसर को कोई डिसीजन लेना होता है तो भी जो अपर लेवल पे ऑफिसर्स हैं उनसे कांटेक्ट करके डिसीजन लिया जाता है। बिना कंसल्ट किए लोकल लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा बड़े डिसीजंस नहीं लिए जा सकते, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग में देरी हो जाती है। लेकिन माओइस्ट में लोकल लेवल पे जो कमांडर होते हैं उनको पूरी अथॉरिटी दी जाती है कि आप जिस हिसाब से एक्ट करना चाहते हैं एक्ट कीजिए, तो इनकी डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इसीलिए इनके पास कैपेबिलिटी होती है लोकल सरकमस्टांसेस को देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी को फिर से रीएडजस्ट करने की। नेक्स्ट पॉइंट, माओइस्ट के पास देखो लोकल ट्राइब्स का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। इवन लोकल जो गांव वाले हैं कई बार तो वो बंदूकें हाथ में लेते हैं और माओइस्ट के साथ मिलके सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर अटैक कर देते हैं। इंटेलिजेंस का पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि लोकल जो गांव वाले हैं वो इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो मिलिशिया का भी काम करते हैं, बंदूकें भी पकड़ते हैं जब उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट,
माओइस्ट को देखो लोकल लैंडस्केप का पता होता है, जंगल में कहाँ पे हिल है, कहाँ पर कौन सा पॉइंट है, तो वो ट्रैप आसानी से बिछा सकते हैं। ये पॉइंट उनके पक्ष में जाती हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज तो कभी कभी वहाँ पे ऑपरेशन चलाने के लिए जाती हैं, उन्हें लोकल लैंडस्केप के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती, जबकि माओइस्ट में तो लोकल ट्राइब के लोग भी होते हैं, तो वो लोकल लैंडस्केप से भली भांति से परिचित होते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से माओइस्ट कई बार भारी पड़ते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर। अब बात ये आती है कैसे उनको काउंटर किया जाए, यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो 1950s के बाद से ही इंडिया में अलग अलग इंसर्जेंसीज चली हैं। नागालैंड में स्टार्ट हो गई थी इंसर्जेंसी 1950s में। तो इन सभी इंसर्जेंसीज से दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज़, एक तो पीपल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए किसी भी इंसर्जेंसी से निपटने के लिए, क्योंकि जब भी कोई इंसर्जेंसी चलती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में या फिर माओइज्म की इंसर्जेंसी है या फिर कश्मीर में, लोकल सपोर्ट अगर ना होना तो फिर कोई भी इंसर्जेंसी ज़्यादा समय तक चल ही नहीं सकती। किसी भी इंसर्जेंसी को चलने के लिए लोकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो इसलिए सरकार लोकल लोगों के दिलों को जीत के इंसर्जेंसी खत्म कर सकती है। जैसे कश्मीर में इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए कश्मीर के लोगों का दिल जीतना जरूरी है, उसी प्रकार से माओइस्ट को जिन लोकल लोगों के से सपोर्ट मिलती है, वो सपोर्ट अगर खत्म कर दी जाए, लोकल ट्राइब्स का दिल अगर जीत लिया जाए, तो फिर वो माओइस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे और उनकी जो जड़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये पीपल सेंट्रिक अप्रोच है कि आप लोगों का दिल जीतिए, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। अब दिल कैसे जीतेंगे? दिल तो देखो ऐसे ही जीता जाता है ना, लोकल लोगों को रिप्रेजेंटेशन देके, लोकल जो चुनाव हैं वो अच्छे से हों ताकि उन्हें लगे हमारी सरकार में भागीदारी है, लोकल लेवल पर डेवलपमेंट लेके, एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करके। और ट्राइब्स का मामला है तो जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करके, ये सब चीज़ें। अब एक दूसरी अप्रोच है स्कूल ऑफ एनमी सेंट्रिक अप्रोच। ये अप्रोच कहती है कि आप ज़बरदस्त मिलिट्री एक्शन लो, ज़बरदस्त आप मिलिट्री एक्शन लेके किसी भी इंसर्जेंसी को पूरी तरह से कुचल दो। खास करके देखो माओइज्म के संदर्भ में ये बात बोली जाती है, क्योंकि माओइज्म के संदर्भ में ये डर नहीं है कि वो लोग जो हैं वो इंडिया से अलग हो जाएंगे या फिर अलग से देश बनाने की ये मूवमेंट नहीं है। तो ये अप्रोच कहती है कि आप इंसर्जेंसी को पूरी तरह से ख़त्म कर दोगे, मिलिट्रीली लीडर्स हैं उनको ख़त्म कर दोगे, तो फिर ये मूवमेंट जो है वो दोबारा से उभर नहीं पाएगी, इंसर्जेंसी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। बट देखो हर जगह पर ये अप्रोच लागू नहीं हो सकती, खास करके वहाँ पे जहाँ पर मूवमेंट में सिसेशनिस्ट इंक्लिनेशन इन्वॉल्व है, जैसे कश्मीर है। कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो इंडिया से अलग होने के लिए है, तो इतने सारे टेररिस्ट को मारने के बाद भी मिलिटेंसी जारी है। मतलब कि जो मिलिटेंट्स हैं वो सिर्फ सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स को ख़त्म करके आप डिजीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए लोकल लेवल पे जो नाराज़गी है वो दूर करनी होगी। आप बताइए दोनों में से कौन सी अप्रोच सही है? मिलिट्री वाली अप्रोच सही है जिसका नाम है एनमी सेंट्रिक अप्रोच, या फिर पीपल सेंट्रिक अप्रोच सही है? बताइए कौन सी अप्रोच दोनों में से सही है? मैं आपको जानता हूँ आपने क्या सोचा होगा। आपने सोचा होगा कि दोनों को मिक्स किया जाए, और यही सही आंसर है। दोनों को साथ साथ ले जाने की आवश्यकता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन में आप इंसर्जेंसी को ख़त्म नहीं कर सकते। आंध्र प्रदेश की केस स्टडी दी जाती है। आंध्र प्रदेश ने देखो माओइज्म पर काबू पाने में सफलता हासिल की है, और कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ग्रे हाउंड्स कमांडोज को रेज किया गया, और जो ग्रे हाउंड्स कमांडो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल्ड हैं नक्सलाइट से लड़ने के लिए, इसलिए आंध्र प्रदेश जो है वो माओइज्म को ख़त्म कर पाया। लेकिन देखो ऐसा नहीं है। राइटर कहते हैं आंध्र प्रदेश की सरकार ने दोनों को मिक्स किया है, पॉपुलेशन सेंट्रिक अप्रोच भी अपनाई है और एनमी सेंट्रिक अप्रोच भी अपनाई है। एक तरफ जहां आंध्र प्रदेश की सरकार पिछड़े इलाकों में डेवलपमेंट लेके आई है जहां पे माओइज्म की इंसर्जेंसी थी, दूसरी तरफ ग्रे हाउंड्स कमांडोज की फोर्स रेस की गई। इसके साथ साथ देखो आंध्र प्रदेश की जो सरेंडर संबंधित पॉलिसी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। आंध्र प्रदेश अभी तो 2014 में तो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, लेकिन
डिवाइड होने से पहले आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट था जो कॉम्प्रिहेंसिव सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लेकर आया। देखो, सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजी से संबंधित कुछ कंसर्न्स हैं। एक तो सरेंडर संबंधित पॉलिसी भी ना तभी काम करती है जब मिलिट्री प्रेशर ज़्यादा हो, एकदम से लगने लगे माओइस्ट को कि अब तो बचेंगे नहीं, अब तो मारे जाएंगे, तब जाके वो सरेंडर करते हैं ज़्यादातर समय। मतलब जो फिल्मों में होता है कि अब तो हमारी आंखें खुल गई, हम जो कर रहे थे गलत कर रहे थे, ऐसा नहीं होता है। मिलिट्री प्रेशर लगता है, उन्हें लगता है कि अब तो जान चली जाएगी, तब वो जाके प्रेशर सरेंडर करते हैं। दूसरा पॉइंट, क्या गवर्नमेंट को माओइस्ट से बात करनी चाहिए? ये एक बड़ा डायलेमा है। जैसे अब देखो, यूएसए ने तालिबान से बात की और पहले यूएस तालिबान को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशंस चला रहा था, तो बहुत से एक्सपर्ट्स ने कहा ये तो यूएसए की हार है तालिबान जैसे संगठन से बात करना। तो उसी प्रकार से क्या सरकार को इन माओइस्ट से बात करनी चाहिए? देखो, यहाँ पे ना दो तरह के आर्गुमेंट्स हैं। एक तरफ के एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं इतिहास गवाह है, कोई भी इंसर्जेंसी या फिर सिविल वार या फिर सिंपल वार कहें, बातचीत के बिना समाप्त नहीं हुआ है। मतलब देर सवेर बातचीत की तो आवश्यकता पड़ती ही है। जैसे 1971 का युद्ध हमने जीता पाकिस्तान से, लेकिन बाद में तो बातचीत हुई ना, शिमला एग्रीमेंट हुआ। तो इसलिए अगर इंसर्जेंसी को आप पूरी तरह से ख़त्म करना है तो बातचीत से आप परहेज मत कीजिए। इससे माओइस्ट को भी लगेगा कि सरकार हमारी केयर करती है, हमारी जो लड़ाई है कि सरकार पूरी तरह से गलत है, ओप्रेसिव है, वो सही नहीं है, सरकार हमारी केयर करती है, इसलिए बातचीत के लिए सरकार तैयार है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि ये जो माओइस्ट हैं वो मिसगाइडेड यूथ हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ये तो एक तरफ के व्यू की बात हुई। अब दूसरी तरफ का व्यू ये कहता है, अगर देखो आप माओइस्ट के साथ बात करोगे ना, ये तो जो जवान शहीद हुए हैं माओइस्ट के खिलाफ लड़ाई में, उनके बलिदान को डिस्कस करने वाली बात है, क्योंकि आप उन लोगों के साथ बात कर रहे हो एक टेबल पे बैठ के जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस का खून बहाया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर से अगर आप माओइस्ट से बात करते हो तो इससे यह भी संकेत जाता है कि वायलेंस का फायदा होता है, क्योंकि हमने वायलेंस किया, सरकार डर गई, इसलिए सरकार हमारे साथ बातचीत कर रही है। तो ये दो अलग अलग तरह के व्यूज हैं। इसमें आप बताइए, आपको क्या लगता है कि बातचीत करनी चाहिए माओइस्ट से या फिर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए माओइस्ट से बातचीत? इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है, क्या करना चाहिए इस माओइज्म संबंधित चुनौती को खत्म करने के लिए? तो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, जैसी फोर्स देखो आंध्र प्रदेश के द्वारा रेज की गई ग्रे हाउंड स्कीम, उसी प्रकार की फोर्स दूसरे माओइज्म प्रभावित राज्यों में भी रेज की जाए। ये जो ग्रे हाउंड्स होते हैं इनको बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है, ये बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं काउंटर गोरिल्ला टैक्टिक्स में और जंगल वारफेयर में। देखो, माओइस्ट गोरिल्लास का सामना किया जा सकता है स्टेट गोरिल्लास के द्वारा। अगर आपको माओइस्ट को हराना है तो उनसे सुपीरियर टेक्निक्स को आपको अपनाना होगा ऑपरेशंस में। दूसरा, स्टेट्स को देखो कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन लॉन्च करने होंगे। होता क्या है, मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा का बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ में माओइस्ट ने अटैक किया, उसके बाद भाग कर आ गए उड़ीसा में। उन्हें पता है छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है वो उड़ीसा की साइड या तो आएगी, नहीं आएगी तो भी ना तो उन्हें यहाँ के लैंडस्केप का पता है, वो यहाँ पे इफेक्टिवली ऑपरेशन नहीं चला पाएगी। अगर दोनों राज्यों की पुलिस कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाती हैं बहुत ही अच्छे से तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आमतौर पे ऐसा देखने को मिलता नहीं है। दो राज्यों की पुलिस के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता। एग्जाम्पल दिया जाता है 2013 में कांग्रेस की टॉप स्टेट लीडरशिप पर हमला हुआ था छत्तीसगढ़ के दरबा में। तो जो माओइस्ट थे जो इस टेरर अटैक के लिए जिम्मेदार थे वो भागकर उड़ीसा में चले गए, इसलिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंटल स्कीम्स। वही बात देखो जो शुरू में डिस्कस की, इतने साल हो गए अभी तक इस इंसर्जेंसी को हम नहीं समाप्त कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है ना कि हम डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स हैं उन्हें रिमोट एरियाज़ में नहीं पहुंचा पाए हैं। कुछ तो रीज़न होगा ना कि लोकल जो ट्राइब्स हैं, लोकल जो गांव वाले हैं वो माओइस्ट का साथ देते हैं, कुछ तो उनकी नाराज़गी होगी ना सरकार के साथ। तो उस नाराज़गी को दूर किया जाए, उन्हें लगना चाहिए कि सरकार हमारे लिए है। नेक्स्ट, सेग्रीगेटिंग द पॉपुलेशन। अब देखो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कुछ गांव जो है वो माओइस्ट का पूरी तरह से साथ देते हैं, लेकिन कुछ गांव वाले निर्दोष होते हैं।
तो आपको जो लोकल पॉपुलेशन है उसे भी सेग्रीगेट करने की आवश्यकता है। आप चील को यानी बाज को कबूतर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो गांव जो माओइस्ट का साथ देते हैं उन्हें आप अलग से सेग्रीगेट कीजिए, और जो गांव वाले निर्दोष हैं उनको आप तंग मत कीजिए। ऐसा नहीं कि वो भी तंग आके इंसर्जेंसी ज्वाइन कर लें। इसके बाद नेक्स्ट है वर्किंग विद ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स। दो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए इंसर्जेंसी को खत्म करने के ऑपरेशंस जो चलते हैं। एक तो इंसर्जेंट्स को खत्म किया जाए, दूसरा आइडियोलॉजी को भी खत्म किया जाए। आइडियोलॉजी जब तक खत्म नहीं होगी इंसर्जेंट्स नए नए आते रहेंगे। ये पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। उन्हें लगना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेसिव नहीं है। और राइटर का ये मानना है नेगोशिएशन चैनल ओपन करने चाहिए नक्सलाइट्स के साथ, ताकि कम से कम लोकल पॉपुलेशन को ऐसा लगे कि सरकार जो है वो उनकी केयर करती है, सरकार को उनकी परवाह है, इसीलिए बात करने के लिए तैयार है। तो ये पूरे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए माओइज्म से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ट्रांसजेंडर्स की वेलफेयर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में देखो छत्तीसगढ़ पुलिस में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के 13 मेंबर्स ने एज ए पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन किया। ये देखो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि 2014 तक तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कोई लीगल रिकॉग्निशन ही नहीं हासिल था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो वर्डिक्ट आया, इसमें ट्रांसजेंडर पर्सन्स को अपनी सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर को डिसाइड करने का अधिकार मिला। 2014 से पहले जब ट्रांसजेंडर्स को लीगल रिकॉग्निशन हासिल नहीं था तो काफ़ी तरह के ऑपरेशन का सामना करना पड़ता था। अब ट्रांसजेंडर्स खुद खाकी वर्दी में आएंगे तो वो लाइन ऑर्डर सिचुएशन को टैकल करने के लिए और दूसरी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे, तभी ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। देखो वैसे सिग्निफिकेंस इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा है। आमतौर पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ स्टिग्मा अटैच होता है कि वो फिजिकली मेंटली फिट नहीं है, तो अब वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करेंगे तो ऐसा परसेप्शन समाज में जाएगा कि वो भी बाकियों की तरह मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से फिट हैं। और 13 जो ये ट्रांसजेंडर्स ने छत्तीसगढ़ पुलिस को ज्वाइन किया, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कोई रिजर्वेशन हासिल नहीं था। अपने बलबूते पे इन 13 ट्रांसजेंडर्स ने एग्ज़ाम क्लियर किया और एग्ज़ाम में सफलता अर्जित की। अब ट्रांसजेंडर्स पुलिस को ज्वाइन कर रहे हैं तो लोगों की जो परसेप्शन है, एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है ट्रांसजेंडर्स के साथ, उनको छूना नहीं है, ये क्रिमिनल्स हैं, वो स्टिग्मा भी धीरे धीरे अब ट्रांसजेंडर्स के अगेंस्ट ख़त्म होगा। इससे पहले भी कुछ ट्रांसजेंडर्स को इंडक्ट किया गया था तमिलनाडु पुलिस में। वैसे देखो छत्तीसगढ़ सरकार ने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं ट्रांसजेंडर्स की वेलफेयर के लिए। 2014 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 3rd जेंडर वेलफेयर बोर्ड गठित किया ट्रांसजेंडर कमेटी के लोगों के वेलफेयर को सुनिश्चित करने के लिए। सभी डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप जो भी आपके फॉर्म है, फॉर्म में 3rd जेंडर ऑप्शन को भी आप इंक्लूड कीजिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ गठित की गई थी ताकि ट्रांसजेंडर कमेटी के मेंबर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और वेलफेयर स्कीम्स जो उनके लिए चलाई गई हैं उनका बेनिफिट उन तक पहुंच के ये इंश्योर करने के लिए, मतलब ये भी काम था डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ का। चौथे नंबर पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की गई थी ताकि ना सिर्फ पुलिस फोर्स को बल्कि आम जनता को भी जागरूक किया जा सके और खास करके पुलिस ऑफिसर्स को बताया जा सके ट्रांसजेंडर्स से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग क्या है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून क्या हैं ट्रांसजेंडर से संबंधित। नेक्स्ट, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी ट्रांसजेंडर से संबंधित एक कैप्सूल तैयार किया गया ताकि नए लोग जो पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं उन्हें ट्रांसजेंडर्स के बारे में अवेयरनेस हो, वो अच्छे से ट्रांसजेंडर्स के साथ डील करें। इवन देखो जब पुलिस में भर्ती के लिए वैकेंसीज अनाउंस हुई तो पुलिस ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए अपना जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो ओपन कर लिया कि आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हो और उनको रिटन एग्जाम क्लियर करने में भी सहायता की। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वैसे देखो 2019 में एक एक्ट आया था ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ये एक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए। जो कई सारी मेजर कन्वेंशंस हैं उसी की स्पिरिट में है ये एक्ट, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, द इंटरनेशनल
कोविनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 और योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स 2006। ये जो एक्ट है 2019 का, ये रिकॉग्नाइज करता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास पूरा अधिकार है अपनी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी को अपनाने का। मतलब ट्रांसजेंडर्स को जो लगता है कि अंदर से वो मेल हैं, फीमेल हैं या फिर थर्ड जेंडर वो अपनाना चाहते हैं, उनको पूरा पूरा कानूनी अधिकार है अपनी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी को अपनाने का। और इसके लिए कोई बायोलॉजिकल टेस्ट नहीं होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। अंदर से जो ट्रांसजेंडर को लगता है कि मेरा जेंडर क्या है, उसी जेंडर को अपनाने का अधिकार है, लीगल राइट है ट्रांसजेंडर के पास। कानून में यह भी बोला गया है कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। केरला हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी कुछ समय पहले, जिसमें यह बोला गया था कुछ ट्रांस वुमेन जो एनसीसी में एडमिशन लेना चाहती थी अपनी सेल्फ क्लेम्ड जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर, तो जो एनसीसी के अथॉरिटीज़ हैं उन्हें अलाउ नहीं कर रही थी। तो मामला पहुंचा केरला हाईकोर्ट में। तो केरला हाईकोर्ट ने कहा कि एनसीसी एक्ट जो है वो इस ट्रांसजेंडर के एक्ट से ऊपर नहीं है। जब ट्रांसजेंडर के एक्ट में बोल ही दिया गया है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पूरा अधिकार है अपनी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी को अपनाने का, अंदर से उन्हें लगता है कि वो वुमन हैं तो वो ये आइडेंटिटी अपना सकते हैं, अंदर से उन्हें लगता है कि वो मैन है तो वो ये आइडेंटिटी भी अपना सकते हैं, तो फिर एनसीसी एक्ट जो है वो ऊपर नहीं है इस एक्ट से, यानी जो ट्रांसजेंडर वाला एक्ट है वो एनसीसी एक्ट में भी लागू होता है। इसके बाद कंक्लूजन में बोला जाता है अभी भी देखो लोगों को अपनी जो परसेप्शन है वो और ज़्यादा बदलने की आवश्यकता है। जागरूकता तो धीरे धीरे आ रही है लोगों में, लेकिन फिर भी अभी परसेप्शन बदलने में समय लगेगा। और ये जो 2019 का एक्ट है इसे लेटर एंड स्पिरिट में लागू करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कानून में प्रोविज़न कर दिया और इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हो रहा है। लास्ट पॉइंट, समाज को ट्रांसजेंडर्स के अगेंस्ट जो बायसनेस है उसे ख़त्म करना होगा और ट्रांसजेंडर्स को बाकी इक्वल ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करना होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ट्रांसजेंडर्स से संबंधित। अब लास्ट हमारा जो आर्टिकल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो पिछले कुछ सालों में विभिन्न इकोनॉमिस्ट एक बात पे सहमत होते दिखाई देते हैं कि अगर सरकार का जो रोल है मार्केट में कम होता जाता है, यानी सरकार मार्केट में अगर कम से कम इंटरफेयर करती है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा आएगी। राइटर कहते हैं, यह आर्टिकल लिखा है मिहिर शाह ने, राइटर कहते हैं लेकिन देखो हर एक सेक्टर को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता। कुछ बेसिक एमिनिटीज़ हैं जैसे वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, न्यूट्रिशन, ये तो सरकार को प्रोवाइड करनी ही होती हैं। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी सरकार की इंटरवेंशन की आवश्यकता है। फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण वेदर फेनोमेनन काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है और सोइल फर्टिलिटी भी देश के विभिन्न इलाकों में कम हो रही है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे एक रीज़न इनपुट्स का एग्रेसिवली इस्तेमाल करना, जैसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, इससे भूमि की फर्टिलिटी पर असर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है। जैसे परिवार के 3 सदस्य खेती में लगे हुए हैं, अब चौथा सदस्य भी लग जाएगा, 5वां सदस्य भी लग जाएगा। एक लेवल के बाद जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़नी बंद हो जाती है। बेशक 4 सदस्य काम करें, 5 करें, 6 करें, 3 सदस्य काम करेंगे परिवार के खेत में तो भी उतनी प्रोडक्टिविटी आएगी, 6 सदस्य काम करेंगे तो भी उतनी प्रोडक्टिविटी आएगी। तो फिर ये 3 सदस्य हैं, ये तो एक प्रकार से अनएम्प्लॉयड हुए ना, कहने को वो काम कर रहे हैं खेत में लेकिन प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज नहीं हो रही ना। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो छोटे और मंझले किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वो देखो खेती बेशक कर रहे हैं लेकिन अपना जीवन यापन करने के लिए उन परिवारों के जो लोग हैं उन्हें मजदूरी भी करनी पड़ती है। ये ट्रेंड देखा गया है कि वो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं या फिर गांव में किसी दूसरी प्रकार का और अनस्किल्ड मैनुअल काम उनके द्वारा किया जाता है खेती के साथ साथ, ताकि अपना जीवन यापन चलाया जा सके। छोटे और मंझले जो किसान हैं वो सिर्फ खेती के दम पे अपना जीवन यापन भी नहीं चला पा रहे हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़।
वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ बहुत कम है। देखो हमारे देश में खेती जो होती है, हमारे देश में क्या ज़्यादातर जगहों पर खेती जो होती है वो वेदर के हिसाब से होती है। जैसे सर्दियाँ आएंगी तो रबी की जो फसल है उसके बीज बोए जाएंगे और फसल कटती भी एक ही समय में है। लेकिन देखो किसानों के पास फसल को स्टोर करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। मजबूरी में किसान को उसी समय अपनी फसल मंडी में ले जाने पड़ती है, क्योंकि उसे लगता है कि फसल अगर नहीं बेची गई तो ख़राब हो जाएगी। अगर देखो किसान के पास फसल को स्टोर करने की अच्छी फैसिलिटी हो ना, तो फिर वो उचित समय पर अपनी फसल बेचे। वो डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं करेगा। जब उसको पता है कि हाँ अब मार्केट सही है, अब मार्केट में मेरी फसल के उचित दाम मिलेंगे, तब वो अपनी फसल को वेयर हाउस से बाहर निकालेगा बेचने के लिए। लेकिन दिक्कत ये है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हमारे देश में काफ़ी कम है। और बम्पर जब क्रॉप होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई, तब फसल के जो रेट हैं वो कम हो जाते हैं, किसानों की जो इनकम है वो कम हो जाती है। जबकि फसल की जब डिमांड ज़्यादा होती है तब भी किसानों को उनकी फसल के उचित दाम नहीं मिल पाते, क्योंकि इंटरमीडियरीज जो हैं, बिचौलिए जो हैं, वो काफ़ी हद तक कमीशन खा जाते हैं। इसके अलावा देखो और दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना किसानों को करना पड़ता है। जैसे महंगाई आती है तो वही किसान फिर महंगी कमोडिटी लेने के लिए मजबूर होते हैं, और काफ़ी बार जैसे फसल ख़राब हो गई तो लोकल मनी लेंडर से उधार लेना पड़ता है। लोकल मनी लेंडर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे किसानों को लोन देते हैं, 60 से 120% कई बार तो। और किसानों के साथ वो करार भी कर लेते हैं, जैसे फसल आप हमें बेचिएगा। तो एक प्रकार से डेट ट्रैप में किसान फंस जाते हैं। उसी मनी लेंडर से लोन लिया, उसी को फसल बेचनी पड़ेगी, उस मनी लेंडर ने उचित दाम नहीं दिए, फिर से उससे लोन लेना पड़ेगा। तो डेट ट्रैप में किसान फंस जाते हैं। और क्रॉप पैटर्न इतना ज़्यादा ख़राब है, हमने काफ़ी बार ये डिस्कस भी किया है। जैसे देखो पंजाब हरियाणा है, यहाँ पर कायदे से पैडी की खेती नहीं होनी चाहिए, पानी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोइट कर करके अब इतना ज़्यादा बुरा असर हुआ है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। एक डेटा है, मैं आपको डेटा बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आप एक बारी, हमारे देश का 90% जो पानी है वो फार्मिंग में कंज्यूम होता है, और 80% कंज्यूम होता है सिर्फ 3 फसलों में, राइस, वीट एंड शुगर केन। और ये फसलें ज़्यादा क्यों उगाते हैं? क्योंकि सरकार एमएसपी देती है। तो सरकार को दूसरी फसलों के लिए भी एमएसपी दे देना चाहिए ना, जैसे ऑयल सीड्स हैं, पल्सीज हैं। अगर सरकार ऐसा करती है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सोल्व हो जाएंगी। वाटर स्ट्रेस संबंधित सोल्व हो जाएगी, क्योंकि राइस, वीट और शुगर केन, इनमें इतना सारा पानी इस्तेमाल होता है। अगर ये फसलें कम उगाएंगे किसान, दूसरी फसलें उगाएंगे, तो पानी की कम कंजप्शन होगी, पानी बचेगा। अदरवाइज तो इंडिया एक बहुत बड़ी डिजास्टर की तरफ आगे बढ़ रहा है, पानी की खपत इस प्रकार से चलती रही तो। दूसरा, किसानों का इनकम लेवल भी बढ़ेगा, बहुत सारे फायदे होंगे अगर सरकार इस पर ध्यान देती है तो। इन्हीं पॉइंट्स को राइटर अब सजेशंस की फॉर्म में देते हैं कि आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट को डाइवर्सिफाई करो। अभी सिर्फ राइस, वीट, शुगर केन इनकी प्रोक्योरमेंट होती है। दूसरी जो न्यूट्री सीरियल्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी या फिर पल्सीज, ऑयल सीड्स, इनको भी प्रोक्योर कीजिए। क्रॉप पैटर्न को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है, इससे बहुत पानी बचेगा, किसानों का इनकम लेवल इंक्रीज होगा, कंज्यूमर्स की जो हेल्थ है वो भी अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, किसानों को देखो इंसेंटिवाइज करने के लिए सरकार को उन्हें प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस में शामिल करने की आवश्यकता है। जैसे देखो ये जो पीएम आशा स्कीम है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसमें एक प्रोविज़न ये है कि पल्सीज, ऑयल सीड्स, इनकी फिजिकल प्रोक्योरमेंट की जाएगी सेंट्रल नोडल एजेंसीज के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलके, और प्रोडक्शन की 25% तक का जो खर्चा है प्रोक्योरमेंट में वो सरकार वहन करेगी। और इसे 40% तक एक्सटेंड किया जा सकता है अगर वो कमोडिटी पीडीएस में आती है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उस कमोडिटी को वितरित किया जाता है। तो 40% प्रोडक्शन की प्रोक्योरमेंट का एक्सपेंडिचर या फिर लॉस जो है वो सरकार वहन करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, देखो जो लोकली फसल प्रोक्योर की जाती है ना, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, शामिल किया जाए आंगनवाड़ी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में और स्कूल्स के मिड डे मील प्रोग्राम्स में। इससे किसानों को उनकी फसल की एक उचित मार्केट मिलेगी। किसानों की फसल जाएगी लोकल लेवल पे आंगनवाड़ी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और स्कूल मिड डे प्रोग्राम में, तो इससे साथ के साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी, जैसे मालन्यूट्रिशन, डायबिटीज़, क्योंकि इन फसलों में डाइटरी फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका काफ़ी कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें बताता है कि फूड कितनी जल्दी या फिर कितनी स्लोली
ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मिलेट्स, पल्सेस, इनके लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि नेचुरल फार्मिंग की सहायता से मिलेट्स, पल्सेस इनको उगाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, मंडीज के नेटवर्क को इन्हेंस करने की आवश्यकता है। अभी देखो इंडिया में 2477 मंडीज हैं, 4843 सब मंडीज हैं, लेकिन फिर भी 17% फार्म प्रोड्यूस यानी 17% देश की फसल ऐसी है जो इन मंडीज से होकर गुजरती हैं। तो देखो इंडिया को और ज़्यादा मंडीज बनाने की आवश्यकता है ताकि किसानों को दूर दराज के एरिया में ना जाना पड़े। कई बार किसानों खेतों से मंडी इतनी दूर होती है कि किसान मंडी में अपनी फसल बेचने जाता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि इतना तो लाने ले जाने में खर्चा हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स का खर्चा काफ़ी हो जाएगा। इसलिए नज़दीक मंडी इस्टेब्लिश की जाए ताकि किसान अपनी मंडी में लाके फसल बेचे, इससे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा किसानों का। तो ये हमने कुछ जनरल सजेशंस डिस्कस किए एग्रीकल्चर से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।